वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति, चैप्टर नंबर 5, क्लास 8, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि किन कारणों से 1857 की क्रांति शुरू हुई, किन किन एरियाज़ में ये स्प्रेड हुई, कौन कौन से लीडर्स थे जो इस रिबेलियन को लीड कर रहे थे और कैसे इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। इस रिवोल्ट के फेलियर के कारण भी हम पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि 1857 की इस क्रांति का क्या प्रभाव भारत की राजनीति पे पड़ा, समाज पे पड़ा। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल कैनिंग के टाइम पे जब ये रिवोल्ट हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल करती थी, जो कि यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आई थी। एक ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन प्लासी की बैटल में, बक्सर की बैटल में, उसके बाद सिखों के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, मैसूर के साथ लड़ाइयाँ हुई, मराठों के साथ लड़ाइयाँ हुई और पूरे भारत की टेरिटरी को कैप्चर करके ये ट्रेडिंग कंपनी अब रूलर्स बन गए। भारत के सारी पावर्स और अथॉरिटी इनके हाथ में आ गई। रूलर्स की, जो लोकल रूलर्स थे, जो नवाब्स थे, उनकी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई। परेशान लोगों ने जब रिवोल्ट किया तो उसको सप्रेस कर दिया गया, लेकिन 1857 के इस रिवोल्ट से बहुत बेनिफिट हुए, बड़ा प्रभाव पड़ा भारत के समाज पर इसका। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के नॉलेज में, संज्ञान में ये बात आई कि भारत के लोगों के साथ किस किस तरह के अत्याचार, एक्सप्लॉयटेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए जा रहे हैं। ये 1857 की क्रांति बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत सारे बदलाव लेके आएगी। 1857 की क्रांति को 1858 जून 1858 तक सप्रेस कर दिया गया, लेकिन इसके सप्रेस होने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सारे चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया। ब्रिटिश क्राउन ने बहुत सारे चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया भारत में। तो आइए दोस्तों देखते हैं व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सारे कानून पास किए, बहुत सारे लॉ बनाए उन्होंने, और उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बनाया जिसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत बहुत सारे बदलाव जो समाज में किए गए, जो पॉलिटिक्स में किए गए, जो ट्रांसफॉर्मेशन किए गए, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एबोलिश कर दिया गया, उसको ट्रेडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई, और पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सारा पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले लिया, और इस तरह से जो पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को एबोलिश करके सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ब्रिटिश क्राउन ने और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले लिया। सो रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबोलिश्ड एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्निंग द इंडिया। इसके अलावा उस समय के जो गवर्नर जनरल्स थे, जिनकी बैड पॉलिसीज और सप्रेसिव पॉलिसीज के कारण ये रिवोल्ट हुआ, जैसे लॉर्ड डलहौजी, उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे बड़ी जिम्मेदार जो इस रिवोल्ट का, जिस पॉलिसी को माना जाता है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत बहुत सारे नए नए स्टेट्स और टेरिटरीज़ को एनेक्स कर लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इन गवर्नर जनरल्स की पावर को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सारे कानून बनाए। उसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल से ऊपर एक पोस्ट बनाई गई और उसमें उसे कहा गया वॉइसरॉय। तो अपॉइंटमेंट ऑफ वॉइसरॉय बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल की पावर को कंट्रोल करने के लिए एक वॉइसरॉय का पोस्ट बनाया गया। दरअसल दो पोस्ट बनाई गई थी, एक वॉइसरॉय और एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए, एक काउंसिल बनाई गई जिसे कहा गया इंडिया काउंसिल या इंडिया हाउस। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक काउंसिल बनाई जिसे इंडिया हाउस या इंडिया काउंसिल कहा गया, जिसका हेड बनाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मिनिस्टर अपॉइंट करके, उसको सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया, और इस तरह से गवर्नर जनरल की पावर को कंट्रोल किया गया। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह बात प्रोक्लेम की, डिक्लेयर की अपने इस एक्ट के तहत कि नई स्टेट्स को एनेक्स नहीं किया जाएगा। यही नहीं, जो एडॉप्टेड सन थे या जो हायर्स थे, लोकल रूलर्स के, नवाब्स के जो बेटे थे, अब वो अपने एंसेस्टर की चली आ रही प्रॉपर्टी या एंसेस्टर के चले आ रहे स्टेट्स की वो किंग होंगे। एडॉप्टेड सन को भी ये अधिकार दिया गया कि अब वो अपने स्टेट्स को रूल कर सकते हैं। अब नई किसी भी टेरिटरी को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कैप्चर नहीं करेगी। तो नो न्यू स्टेट्स विल बी एनेक्स्ड, इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नो फोर्स्ड इंडिगो प्लांटेशन, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जिससे किसानों को, ज़मींदारों को, लैंडलॉर्ड्स को पैसिफाई करने की कोशिश की गई।
तो कोई भी फोर्स इंडिगो प्लांटेशन नहीं होगा, ये भी डिक्लेयर किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जिसका हेड गवर्नर जनरल होता था, 8 मेंबर वाला ये जो बोर्ड होता था, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स चलाते थे, उसको एबोलिश कर दिया गया। और जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया काउंसिल या इंडिया हाउस करके एक नया बोर्ड बनाया गया, जिसको अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ऐसे करके एक हेड के अंडर इसको क्रिएट किया गया। तो इस तरह से गवर्नर जनरल की पावर्स को कंट्रोल किया गया। इसके अलावा जो 1857 का रिवोल्ट था, उसके लिए सबसे पहला और ज़्यादा जिम्मेदार माना गया प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी। देखिए, जिस समय 1857 की क्रांति हुई, उस समय ब्रिटिश आर्मी में 5-1 का प्रोपोर्शन हुआ करता था इंडियन सोल्जर्स का, यानी 5 भारतीय सिपाही होते थे और 1 ब्रिटिश सोल्जर होता था। तो जब ये रिवोल्ट हुआ, तो अब ब्रिटिश सरकार ने डिसाइड किया कि आगे फ्यूचर में इस तरह का कोई रिवोल्ट ना हो, इसलिए क्या किया गया कि प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स को रिड्यूस किया गया। और इस आर्मी में जो बैरकपुर छावनी और मेरठ में जहाँ पर ये सबसे पहले रिवोल्ट शुरू हुआ, वहाँ ज़्यादातर अवध और बंगाल के सोल्जर्स को भर्ती किया जाता था। अब ये बंगाल और अवध के सोल्जर्स की प्रोपोर्शन को रिड्यूस करके गुरखाज और पठान्स को भर्ती किया गया। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के एरिया के लोगों को और सिख्स को भर्ती किया गया। तो सिख, पठान और गुरखाज को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती किया गया। और इसके अलावा इसके प्रोपोर्शन को रिड्यूस किया गया और ये 2:1 का रेशियो बनाया गया। यानी अब हर 2 सिपाही भारतीय सिपाहियों के साथ 1 ब्रिटिश ऑफिसर होगा, 1 ब्रिटिश सिपाही होगा। इस तरह से 5-1 के प्रोपोर्शन को बदल के 2:1 का प्रोपोर्शन बनाया गया। यही नहीं, ब्रिटिश सरकार ने अब ये घोषणा की इस रिवोल्ट के बाद कि भारत के कस्टम और रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाएगी और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने वाले जो मिशनरीज हैं उनको बैन किया गया, या उनको हिदायतें दी गई कि वो भारत के कस्टम और रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। और जो भी कानून भारत में बनाए जाएंगे, इस तरह कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो लोगों के सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को या सोशल सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। जैसे विलियम बेंटिक के टाइम पे 1829 में सती प्रैक्टिस को एबोलिश किया गया था। इसी प्रकार 1854 में विडो रीमैरिज एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। तो इन स्टेप्स के कारण भी, इस नए इंट्रोडक्शन के कारण, नए कानूनों के इंट्रोडक्शन के कारण भी, नई पॉलिसीज़ के कारण भी भारत के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सारे कानून बनाए और पॉलिसीज़ बनाई गई कि ज़मींदार और लैंडलॉर्ड्स जो अपनी अथॉरिटी खो रहे थे, जो एक स्कैरी एनवायरनमेंट में जी रहे थे, जहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है कैप्चर किया जा रहा था, एनेक्स किया जा रहा था, और जो पीजेंट्स लॉन ट्रैप्स में या डेट ट्रैप्स में फंसते हुए जा रहे थे, तो उनकी पोजीशन को सुधारने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई और ईजी अप किया गया रिवेन्यू पॉलिसीज़ को और टैक्सेशन सिस्टम को। तो दोस्तों, इस तरह 1857 के रिवोल्ट के बाद बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक जो पावर्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स थी, वहाँ से उनको एबॉलिश करके अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और आंसरबिलिटी अपने सोल्जर्स पर ले ली। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आज आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 1857 के रिवोल्ट के इम्पैक्ट क्या रहे और किस तरह से ये रिवोल्ट चला और कैसे कैसे ये कहाँ कहाँ अलग अलग एरियाज में स्प्रेड हुआ। इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर अभी यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आगे मिलेंगे नई वीडियो में, जिसमें हम किसी और चैप्टर को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ओके दोस्तों, सी यू।